हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने इंडिया नेपाल रिलेशंस पार्ट 1 देखा था और हमने उसमें इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के हिस्टोरिक बैकग्राउंड को देखा था और इंडिया और नेपाल का एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंस को समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इंडिया नेपाल रिलेशंस पार्ट 2 है और इसमें हम इंडिया और नेपाल के जो करंट इश्यूज हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो करंट इश्यूज हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है, उसमें कुछ तो ऐसे हैं जैसे कि इंडिया के जो नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया को यूज करके पॉलिटिकल वहाँ के जो लोगों का सेंटिमेंट है उसको इवोक करने की कोशिश करते हैं। लाइक वो कहते हैं कि इंडिया तुम्हारा यूज कर रहा है, इंडिया तुम्हारा ऐसे यूज कर रहा है, गलत यूज कर रहा है। ठीक है, जो इंडिया को it is important to note that India has been used by Nepalese politicians to evoke public sentiment, ठीक है, पॉलिटिकल गेन्स के लिए। और इसके साथ जो है एडेड टू इट इज द फैक्ट दैट ड्यू टू द कल्चरल सिमिलैरिटी नेपाल फेसेस आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब ये भी है कि जो इंडिया का जो कल्चर है वो भी नेपाल के जैसा ही है, सेम। तो नेपाल को इसकी वजह से जो है आइडेंटिटी नहीं मिल पाती, उसको हिंदू ही मतलब मान लिया जाता है, उसकी कोई अलग से स्टेट वो सिमिलरिटी की वजह से, कल्चरल सिमिलरिटी की वजह से उसका कोई अलग से एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, ये भी एक तरीके से उसमें जोड़ा जाता है। साथ ही जो है नेपाल कंप्लीटली इंडिया पे डिपेंडेंट है ऐसा माना जाता है, क्योंकि जो इसेंशियल जो सप्लाईज हैं, जो वहाँ के लिए जो जरूरी आपूर्ति है, वो उसके लिए सिर्फ एक ही रूट है, इंडिया। तो इसलिए इंडिया जो है नेपाल पे डिपेंडेंट है, ऐसा वहाँ पे पॉलिटिशियंस जो वहाँ के नेपाल के हैं वो लोगों के में भरते रहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो वहाँ पे सर उठा रहे हैं। इन कारणों की वजह से हर जगह पे पॉलिटिशियंस जो है ना इसी तरीके का रोल प्ले करते हैं, उनका कोई कंस्ट्रक्टिव रोल दिखाई नहीं देता इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो क्या इश्यूज है, लाइक ट्रेड एंड ट्रांजिट का इशू जो है, व्यापार और जो ट्रांजिट मार्ग दिया जाता है इंडिया से होते हुए उनको ट्रेड करने के लिए। जैसे हमने पिछली क्लास में बात किया था कि उनका कोई कोस्टल एरिया नहीं है तो इंडिया जो है उनको ट्रेड करने के लिए ट्रांजिट देता है। तो नेपाल हमेशा चाहता था कि जो दो अलग अलग एग्रीमेंट्स चाहता था, समझौते चाहता था इंडिया के साथ, एक जो है ट्रेड पर होना चाहिए और एक ट्रांजिट पर होना चाहिए। लेकिन इंडिया चाहता है कि दोनों एक ही पेपर पे हो, मतलब एक ही सेम डॉक्यूमेंट में होने चाहिए दोनों एग्रीमेंट्स। नेपाल दो अलग अलग चाहता है, इंडिया सेम एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों चाहता है। ठीक है, इसलिए नेपाल जो है ना इंडिया पे मतलब इंडिया पे आरोप लगाता है कि जो इन नेपाल की डिपेंडेंसी ट्रांजिट को लेकर के इंडिया के ऊपर है, तो इंडिया इसको एज ए बार्गेनिंग चिप यूज कर रहा है। ठीक है, नेपाल जो ट्रांजिट रूट है उसको एज ए बार्गेनिंग चिप नेपाल के लिए यूज कर रहा है इंडिया, अपनी बात मनवाने के लिए। अभी आप अब देखोगे कि हाल ही में उसको वो चाइना के साथ भी ट्रांजिट रूट पे जो बात चल रही है, नेपाल के जो अभी की जो ओली गवर्नमेंट है वो इंडिया के अगेंस्ट है, तो वो जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, 1978 में जो जनता गवर्नमेंट थी, जो इंडिया की जो जनता गवर्नमेंट थी, वो नेपाल के इन सब मांगों पे एग्री कर गई थी। लेकिन जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उन्होंने जो ट्रांजिट ट्रीटी थी उसको रिन्यू ही नहीं किया और ऊपर से इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा दिया था 45 दिनों का। ठीक है, नेपाल पे नेपाल के ऊपर। और जो नेपाल का अगर ट्रेड वॉल्यूम की बात करें तो इंडिया with India was about $8.2 billion, which of which Nepal imports 7.7 billion. Thus, Nepal has massive trade deficit with India. इंडिया के साथ बहुत बड़ा ट्रेड डिफिसिट है। ठीक है, बहुत बड़ा ट्रेड डिफिसिट है नेपाल का। तो ये भी इस इशू में जुड़ जाता है, ट्रेड एंड ट्रांजिट के इशू में। तो ये ट्रेड और ट्रांजिट के इश्यूज हैं दोनों देशों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बॉर्डर डिस्प्यूट देखते हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट भी है दोनों देशों के बीच में। इंडिया नेपाल के साथ 1800 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है, साझा करता है। और उसमें जो
मेन है ना, उसमें से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है, क्षेत्रीय जो डिस्प्यूट है वो दो हैं। एक तो काला पानी का है, जो हमने बात किया था पिछली क्लास में कि जो रिवर काल काली थी, उसको सुगौली की संधि में नेपाल और इंडिया के बीच में पश्चिमी बॉर्डर जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। लेकिन जो कुछ मैप में इश्यूज की वजह से जो काली नदी की ओरिजिन है ना, वो विवादित है। नेपाल कहता है कि जो नदी है वो थोड़ा सा पश्चिम की तरफ से उसका ओरिजिन होता है, और इसीलिए वो काला पानी लैंड जो है, जो जमीन है काला पानी का, उसको अपना बताता है। वो इस ओरिजिन को शिफ्ट कर देता है थोड़ा सा पश्चिम की तरफ, और कहता है कि जो काला पानी का लैंड है वो हमारा है। लेकिन इंडिया पर क्या करता है कि काला पानी पर कंट्रोल है इंडिया का, 1962 से ही कंट्रोल है, इंडो चीनो वार के टाइम से। और अकॉर्डिंग टू द मैप प्रोड्यूस बाय इंडिया, काला पानी फॉल्स इन उत्तराखंड। और जो इंडिया मैप दिखाता है उसमें काला पानी उत्तराखंड में आता है। अभी हाल में आपने सुना होगा कि ओली गवर्नमेंट ने अपना मैप चेंज कर दिया नेपाल का, और उसमें काला पानी को अपने काला पानी जो लैंड है उसको अपने अंदर दिखाया है। ठीक है, ये देखो आप, ये है काला पानी। इंडिया इसको यूके में मानता है और नेपाल इसको अपना मानता है। वो कहता है कि ये जो नदी है ना, ये थोड़ी सी और इधर से निकलती है और ये हमारा एरिया है। ठीक है, ये एक ट्राई जंक्शन पे है, एक चाइना, इंडिया और नेपाल। और नेपाल हैज टू ट्राई जंक्शंस विथ इंडिया एंड चाइना। द वन इज डिस्प्यूटेड नाउ इज लिपू लेक इन काला पानी एट द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड विथ नेपाल। ठीक है, और 1816 में सुगौली की ट्रीटी में, ठीक है, संधि में, जो नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में साइन किया गया था, उसमें जो काला पानी रिवर है उसको नेपाल और इंडिया की बाउंड्री मानी गई थी। हमने पिछले क्लास में भी बात किया था। तो नेपाल ये दावा करता है कि जो काला पानी जो वेस्ट है इज मेन काला पानी, जो काला पानी के वेस्ट में है ना, वो मेन काला पानी है, इसीलिए वो नेपाल के राइट्स पे आता है और इंडिया जो है उस पर अपना अधिकार बताता है। तो ये आपने देखा मैप में। उसी तरीके से दूसरा जो रीजन है जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट है वो है सुस्ता रीजन। सुस्ता रीजन अबाउट 140 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है उत्तर प्रदेश में, नेपाल और इंडिया बॉर्डर के बाद तराई एरिया में। ठीक है, तराई किसको बोलते हैं, जो नदी का है ना, नदी का, नदी जब आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि तराई क्या होती है। जैसे कि नदी, जब नदी का उद्गम होता है तो उस एरिया, उसके बाद जब वो पहाड़ों से निकलती है तो उसको भावर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तराई, उसके बाद बांगर, आपने सुना है ज्योग्राफी में, और उसके बाद डेल्टा। तो नदी का ये एक तराई रीजन काफी जो है फर्टाइल माना जाता है। तो ये तराई एरिया में सुस्ता पड़ता है, और उसको जो है नेपाल कहता है कि ये मेरा है, और इंडिया उसको कंट्रोल करता है। तो ये दो मेन बॉर्डर डिस्प्यूट पे हैं, काला पानी और सुस्ता रीजन। और जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफिएट करेंसी भी एक जो है इशू है। जैसे कि जो आपने सुना होगा कि नेपाल के बॉर्डर से जो है लड़कियों को, नई जवान लड़कियों को, यंग गर्ल्स को नेपाल से लेकर के आते हैं। ठीक है, और महिलाओं को लेकर के आते हैं इंडिया, और सेक्स ट्रेड के लिए लेकर के आया जाता है। जो सेक्स ट्रेड, उनको बाहर भेज दिया जाता है यहाँ से सप्लाई करके, मतलब एज ए दे आर बीइंग ट्रीट एज ए ऑब्जेक्ट। उनका, उनको जो है उनका मिसयूज किया जाता है। ये बहुत मेजर मतलब इशू है। और एक तरीके से ये इस टाइप के जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो काम है वो एक तरीके से बहुत ही इनह्यूमन टाइप का काम है। मतलब एक
तुम ऐसे लोगों को जो है, आदमियों को, भोले वाले लोगों को, उनको जो है एक ऑब्जेक्ट की तरह उनका ट्रीट कर रहे हो, तो दिस इज रियली सेम फॉर द ह्यूमैनिटी। तो ऐसी चीजें नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे भी होती है। ऐसा माना जाता है कि, ऐसा अनुमान है कि नियरली 5 लाख, 5 से 10 हजार जो है लड़कियां, 5 से 10 हजार लड़कियां हर साल उनकी तस्करी की जाती है। ये बहुत बड़ा फिगर है, बताओ। सॉरी, दिस इज रियली a very severe situation. CNN CNN featured this in the documentary called Freedom Project. फ्रीडम प्रोजेक्ट के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री CNN चैनल ने बनाया था, उसमें उन्होंने इसको दिखाया था। और ओपन बॉर्डर्स जो है इंडिया और नेपाल के बीच में जो खुली सीमा है, वो एक तरीके से चैनल की तरह काम करती है फेक इंडियन करेंसी के लिए। जो नकली नोट्स हैं, वो इंडिया में वहां से फ्लो कराया जाता है, पाकिस्तान के द्वारा उसको पुश किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को जो है अस्थिर करने के लिए। ऐसा भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है वहां पे दिखाई देती है। पिछले क्लास में भी हमने बात किया था, जैसा कि जो इंडियन मुजाहिदीन का हेड है भटकल, वो नेपाल के बॉर्डर पे ही पकड़ा गया था। और इसके साथ ही बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बॉर्डर एरियाज में होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में। क्योंकि क्रिमिनल्स जो है आसानी से नेपाल के क्रिमिनल्स इंडिया में आकर के छुप सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये भी एक काफी सीवियर इश्यू है। मधेसी क्राइसिस देखो, मधेसी जो वहाँ के एक अ, नागरिक माने जाते हैं, एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप है, वो नेपाली सिटीजन्स हैं। और वो नेपाल के जो प्लेन एरियाज हैं, जो मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पे रहते हैं। लेकिन जो पहाड़ी नेपाली हैं, उनको, वो जो है, जो ये मधेसीज हैं, मधेसीज तो है नेपाली सिटीजन, नेपाली नागरिक है, लेकिन जो पहाड़ी नेपालीज हैं, वो इनको इंडियन सेटलर्स मानते हैं। वो बोलते हैं कि इंडिया से आकर के ये बसे हुए लोग हैं, जो मधेसीज हैं। ठीक है, इसको आप क्लियर कर लो। प्लेन जो नेपाली जो प्लेन एरिया है, वहां पे वो रहते हैं। ये देखो आप मैप में, जो ये प्लेन एरिया है, ये रीजन है ना, इधर रहते हैं आपके मधेसीज। तो इनको, ये जो यहाँ रहते हैं पहाड़ी नेपालीज, वो इनको इंडिया से आए हुए सेटलर्स बोलते हैं, इंडिया से आकर के बसे हुए लोग बोलते हैं। नया जो संविधान बनाया गया था 2015 में, ठीक है, उसमें जो राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार मधेशियों के, वो कम कर दिए गए थे। इसकी वजह से उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, और इंडिया नेपाल बॉर्डर को उन लोगों ने ब्लॉक भी कर दिया। ठीक है, नेपाल ने इंडिया पर ये इल्जाम लगाया, आरोप लगाया कि इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है और ये ब्लॉकेड इंडिया के द्वारा ही कराया जा रहा है। लेकिन यह अपने आप से मतलब पैदा हुआ एक आंदोलन था, और जो मधेसियों के साथ जो अन्याय हुआ था, जो अन्याय हुआ, ऑब्वियसली वो नेपाली सिटीजन है तो उनको सिटीजन होने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उनके पॉलिटिकल राइट्स को डाइल्यूट कर दिया गया था, जो 2015 में संविधान आया था, जिसकी वजह से उन्होंने विरोध किया। तो वो अपने इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अगर आप यहाँ पे टाइमलाइन देखना चाहते हो, ठीक है, तो ये देख सकते हो कि 20 सितंबर 2015 को नेपाल की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने एक नया संविधान पास किया, ठीक है, और रीजनल बॉर्डर्स को फिर से ड्रॉ किया। तो जो कम्युनिटी जो तराई में थे, मधेसी और जनजाति, उसकी वजह से उनको जो है जो बाउंड्री बनाई गई थी, उसकी वजह से वो थोड़ा सा मतलब सख्ते में आ गए। उनको लगा कि उसकी वजह से उनका पॉलिटिकली मार्जिनलाइजेशन किया जा सकता है, जो बॉर्डर बनाए, मतलब रीडिफाइन किए गए बॉर्डर्स को। तो पॉलिटिकली मॉडर्न, मतलब उसको राजनीतिक तो रूप से जो है दरकिनार किया जा सकता है, या हाशिए पर वो जा सकते हैं।
तो 40% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो मधेसी और जनजातियों से मिलकर के बनती है। और मधेसी जो है इंडिया के जो लोग हैं उनके साथ एथनिक रूप से, निर्जातीय रूप से ज्यादा क्लोज है। और इन्होंने जो प्रोटेस्ट किया, ब्लॉकेट किया वीरगंज में, और मेजर एंट्री जो सप्लाई ट्रक है इंडिया का 24 सितंबर को उन्होंने किया था। 40 लोग मारे गए प्रोटेस्ट, और जो प्रोटेस्टर्स थे और जो कुछ पुलिस वाले थे, कॉप्स थे, वो इन प्रदर्शनों में मारे गए। और जो इंपोर्ट्स थे पेट्रोलियम, मेडिसिन और अर्थक्वेक रिलीफ का, वो रुक गया था। ठीक है। इनका मेन डिमांड था रिविजन ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, सो थारू कम्युनिटी एंड मधेसी गेट सेपरेट स्टेट्स। वो थारू कम्युनिटी और मधेसी के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे जो पॉलिटिक्स था, नेपाल ने क्या किया, इंडिया को एक्सक्यूज, मतलब इंडिया पे आरोप लगाया कि इंडिया ने इस ब्लॉकेज को सपोर्ट किया है। इंडिया ने कहा कि जो ट्रक्स हैं वो हिंसा जो वहां पे नेपाल में चल रहा है उसकी वजह से डर के मारे अंदर नहीं जा रहे थे। ठीक है। और नेपाल ने इसको काउंटर किया कि जो वायलेंस है वो केवल वीरगंज या अन्य ही कुछ जगहों पे चल रहे थे। तो इस पे जो है इस तरीके से राजनीतिक दोषारोपण भी हुए। ठीक है। तो ये मधेसी इशूज था। अब आगे का जो फर्दर रोड मैप क्या होगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसको हम देखते हैं। इंडिया को सबसे पहले तो इन इस रिलेशनशिप को सुधारने के लिए हम्म, इन जो सुझाव हैं उन पे अमल करना चाहिए। लाइक 4C। 4C का मतलब है कनेक्टिविटी, कल्चर, सिविलाइजेशन एंड कोऑपरेशन। इसको जो है प्रमोट करना चाहिए। कनेक्टिविटी अच्छी हो, कल्चरल जो हमारा एफिनिटी है उसको और इन्हेंस किया जाए, बढ़ाया जाए। सिविलाइजेशन जो है सभ्यता, उसके आधार पर भी संबंधों को सुधारा जाए और सहयोग को बेहतर किया जाए। बेटर मीडिया मैनेजमेंट किया जाए, जिससे कि जो पब्लिक जो परसेप्शन है नेपाल में उनको इंडिया के लिए अच्छा किया जाए। मतलब कुछ समय पहले हमने सुना था कि वहां पे इंडियन मीडिया को भी बैन कर दिया गया था जब नेपाल में इशूज चल रहे थे। तो मीडिया का मैनेजमेंट अच्छे से करके इंडिया अपनी इमेज की ब्रांडिंग जो है नेपाल के लोगों के बीच में कर सकता है। इससे इंडिया की इमेज सुधरेगी और लोगों का जो जनमत है ना वो बदलेगा इंडिया को लेकर के। और इंडिया को मधेसी के जो इश्यू है, मधेसी जो मामला है, उसमें नेपाल को बिना मतलब एंटोगोनाइज किए हुए, बिना नेपाल को इस तरीके से ना करना कि जो पॉलिटिकल वहां के जो आउटफिट है उसको कोई इफेक्ट पड़े ज्यादा, उसमें मधेसी इश्यू में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। और और नेपाल के लिए भी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इंडिया को बनानी चाहिए। ठीक है। नेपाल के साथ जो रोड और रेल कनेक्टिविटी है इसको इम्प्रूव किया जाए इंडिया को, इससे पहले कि चाइना कर ले। चाइना जो कि कर रहा है वहां पे। ठीक है। और जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनको बांग्लादेश के साथ जैसे डिस्प्यूट्स को सुधारा गया था, दूर किया गया था, वैसे इंडिया को नेपाल के साथ भी करना चाहिए, ताकि जो है स्थिति को कंट्रोल में लाया जा सके, अंडर कंट्रोल आ सके नेपाल के साथ जो संबंध है। साथ ही जो नेपाली जो पॉलिटिशियंस हैं उनको इस चीज का रियलाइज कराया जाए कि जो इंडिया के साथ नेपाल का मजबूत सांस्कृतिक और सभ्यता का लिंक है ना, उसको उनको रियलाइज कराया जाए ताकि वो इस चीज को समझ पाए। क्योंकि वो जो करते हैं वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए कर रहे हैं, कि पॉलिटिकल गेन के लिए शॉर्ट टर्म, और इंडिया के खिलाफ जो है वो जनता को वहां की भड़काने की कोशिश करते रहते हैं। इसका बेनिफिट जो है चाइना ले सकता है। चाइना जो कि विस्तारवादी देश है, तो वो दिक्कत कर सकता है नेपाल के लिए। ये चीज को रियलाइज करना चाहिए नेपाली जो पॉलिटिशियंस हैं, उस उनको इंडिया को रियलाइज कराना चाहिए। चाइना इज एन एग्रेसर, they their help in short term
may cost them their sovereignty in long term. जैसे हमने बात किया कि चाइना जो है, पहले तो जैसे उसकी पॉलिसी है ना, कैरेट एंड स्टिक, तो लालच दे रहा है अभी कि आ जाओ तुम हमारे साथ, लेकिन कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो वो बेनिफिट दे सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, उसको भारत की जो संप्रभुता है उसके लिए वो खतरा बन सकता है। सॉरी, भारत की नहीं, नेपाल की संप्रभुता की बात की जा रही है, तो नेपाल को वो निकल सकता है चाइना। There are bound by geography to maintain relation with India. No one can win war against geography. ये अच्छी लाइन है। No one can win war against geography. जो ज्योग्राफी है नेपाल की, वो ऐसी बनी है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए। ये नेपाल के लिए बताया जा रहा है, नेपाल के लिए रोड मैप था। पीछे हमने इंडिया के लिए रोड मैप देखा था, ये नेपाल के लिए। तो नेपाल के जैसे इंडिया से 3 ओर से घिरा हुआ है नेपाल, ठीक, तो उसकी ज्योग्राफी ऐसी बनी है कि इंडिया के साथ वो ज्यादा दूर, इंडिया से ज्यादा दूर जा ही नहीं सकता, और ना ही इंडिया से वो लड़ सकता है, क्योंकि अब चाइना के साथ ट्रांजिट रूट की अगर बात करोगे तो इतनी दूर पड़ेगा। इंडिया के लॉजिस्टिक जो, चाइना का जो, नेपाल का जो लॉजिस्टिक एक्सपेंडिचर है वो इतना बढ़ जाएगा कि उसको ट्रेड करने का कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा। तो इंडिया के साथ जो है उसमें उसको ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। वहीं नेपाल को जरूरत है कि नेपाल को इंडिया की जरूरत ज्यादा है कि इंडिया को नेपाल की जरूरत है। मतलब नेपाल को इंडिया की जरूरत ज्यादा है, न कि इंडिया को नेपाल की ज्यादा जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि नेपाल इंडिया के साथ रिलेशंस को सही करके रखे। वो ऐसा बॉन्ड नहीं बन सकता कि इंडिया के साथ जो है दूर चला जाए। अब देखते हैं कि कुछ चुनौतियां हैं जो दोनों देशों के रिलेशंस के बीच में। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न, जो इंडिया नेपाल के बीच में संबंध है, क्योंकि बॉर्डर तो खुला हुआ है और बहुत कम मतलब वहां पे पुलिसिंग होती है, पुलिस, इससे जो है टेररिस्ट आउटफिट्स और जो इंसर्जेंट विद्रोही ग्रुप हैं और जो आतंकवादी लोग हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डिस्टरबेंस पैदा कर सकते हैं। या फिर जैसे कि सप्लाई ऑफ ट्रेन कैडर्स, फेक करेंसी, मतलब ट्रेंड आतंकवादियों को भेज देते हैं और करेंसी इंडिया में फ्लो करते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा जो करेंसी पुश की जाती है, तो ये एक सिचुएशन वहां पे बन सकती है। और दूसरा चैलेंज है कि जो ट्रस्ट डिफिसिट, विश्वास की कमी जो पैदा हो रही है नेपाल और इंडिया के बीच में, वो चौड़ी होती जा रही है, क्योंकि जो इंडिया है ना, बिकॉज ऑफ द इंडियन रेपुटेशन फॉर डिलेइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट्स, जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको उनके इम्प्लीमेंटेशन में देरी की जा रही है इंडिया के द्वारा। तो इससे जो है दोनों के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट तेजी से बढ़ रहा है। और पिछले जो कई सालों से, जैसा कि हमने देखा था पिछले क्लास में, कि नेपाल में क्या है कि राजनीतिक अस्थिरता रही है बहुत, ठीक है, और उसमें 10 साल वायलेंट इंसर्जेंसी का सिचुएशन रहा है। इससे क्या हुआ कि जो नेपाल की का जो डेवलपमेंट है और अर्थव्यवस्था है उसको काफी नुकसान पहुंचा। पिछली क्लास में हमने देखा था जो इनस्टेबिलिटी रही है, और उसके बाद वहां पे जो है ना, इंडिया एंटी इंडिया फीलिंग जो भी कुछ सालों से दिखाई दे रही है कुछ कुछ एथनिक ग्रुप्स में, वो तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, और इसकी वजह से जो है इंडिया और नेपाल के बीच में संबंधों पर असर पड़ रहा है। और जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द diplomatic relation between Nepal and China is growing influence in Nepal has resulted in declining traditional leverage of India in Nepal. जो नेपाल के साथ चाइना के साथ जो नेपाल का क्लोजनेस बढ़ रही है ना संबंधों की,
उसकी वजह से इंडिया जो उसका परंपरागत सहयोगी है और इंडिया जो उसको सहयोग देता है उसको उसमें जो है वो पिछड़ता जा रहा है, मतलब उससे वो उसका फायदा वो उठा नहीं पा रहा है। तो इस ये भी एक तरीके से चैलेंज है। आगे की राह क्या होगी, वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो दोनों जो देश हैं जो ओपन बॉर्डर का मिसयूज है ना उससे पीड़ित है। वो भी जो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस है उनके द्वारा जो मिसयूज हो रहा है उनके ओपन बॉर्डर का, उससे दोनों देश पीड़ित हैं। तो इसलिए दोनों की जिम्मेदारी रहेगी, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो और उसका जो रेगुलेशंस है वो दोनों पर निर्भर करता है। तो दोनों को इस पर काम करना चाहिए, बॉर्डर मैनेजमेंट और उसके रेगुलेशन को लेकर के, क्योंकि जो बॉर्डर पे जो ओपन बॉर्डर की वजह से जो मिसयूज होता है उसका उसका इफेक्ट दोनों पे पड़ रहा है। और India should provide an alternative narrative for Nepal in India-Nepal ties, one that takes into account long-lasting people-to-people टाई एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट। कुछ ऐसा अल्टरनेटिव जो है विकल्प भी इंडिया को लेकर के चलना चाहिए जो दोनों देशों के बीच में संबंधों को और मजबूत बनाए, जैसे कि पीपल टू पीपल टाइज को और इनहेंस किया जाए, कल्चरल कनेक्शन को बढ़ाया जाए। ठीक है, इंडिया को इस पे भी फोकस करना चाहिए कि जो हाइड्रो पावर कोऑपरेशन है नेपाल का उसको और ज्यादा फलदायी बनाया जाए, मतलब और ज्यादा उससे बेनिफिट लिया जा सके। ठीक है, जो कि कई कारणों से अभी भी जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अनटैप्ड तरीके से है अभी भी। ठीक है, तो इंडिया को ऐसा करना चाहिए कि वहां के हाइड्रो पावर जो कैपेसिटी है नेपाल की उसको यूज किया जा सके। इंडिया को एक चीज और मेंटेन करना चाहिए कि इंटरनल जो अफेयर्स है नेपाल का उससे इंडिया दूरी बना करके रखे, वहां पे आंतरिक मामलों में कम से कम हस्तक्षेप करे, क्योंकि हमारे इंडिया की पॉलिसी भी है नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी। तो इंडिया को उस पॉलिसी पे काम करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। Meanwhile, in the spirit of the friendship, India should guide the nation towards more inclusive rhetoric। ठीक है, जो इंडिया को और भी ज्यादा अपनी जो दोस्ती है उसको समावेशी बनाना चाहिए। समावेशी का मतलब होता है ये विभिन्न कई सारे जो भी सेक्टर्स हैं सारे सेक्टर्स में और सारे वर्गों के बीच में, ठीक है, संबंधों को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। With the immense strategic relevance in the Indian context, as India's security concerns, stable and secure Nepal is one requisite which India can't afford to overlook। जो इंडिया की सुरक्षा है उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो नेपाल जो है बहुत महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, और इंडिया को इसको मतलब ओवरलुक नहीं करना चाहिए, मतलब इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल चाइना और इंडिया के बीच में बफर स्टेट है। वहीं पे नेपाल टेररिस्ट और जो है ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल जो काउंटरफीट करेंसी है उन सब की वजह से जो है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इंडिया को नेपाल को इस तरीके से देखना चाहिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी है इंडिया की वो नेपाल से जुड़ी हुई है। तो ये हमने देखा इंडिया नेपाल के कुछ करंट इश्यूज, कुछ डिस्प्यूट्स और चैलेंजेस, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली क्लास में हम देखने वाले हैं जो नेपाल का चाइना की तरफ झुकाव है उसको हम थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल
या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके। तो इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।